बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसके वीडियो के अंदर हम बात करेंगे CSS के बारे में। CSS क्या होती है, कैसे इससे हम अपने वेब पेज या वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था HTML के बारे में। HTML जो है वो किसी भी वेब पेज या वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। तो उसके हमने मुख्तलिफ टैग्स देखे थे, कुछ अनपेड टैग देखे थे, कुछ पेड टैग देखे थे। उसके अलावा हमने कुछ वेबसाइट्स के ऊपर हमने वेब पेज बनाया भी था। उसके अंदर मुख्तलिफ हेडिंग के जो स्टाइल हैं, टैग्स हैं, वो चेक किए थे H1 से लेके H6 तक। फिर हमने पैराग्राफ, इमेज भी ऐड की। उसके अलावा लिंक लगाए, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और टेबल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने की थी। तो HTML कमेंट्स के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं कि CSS जो हमारा पेज है, ये वाला जो हमने बनाया था, इसमें सिर्फ HTML यूज़ की थी। किस तरह इसके अंदर CSS यूज़ करके इसको और स्टाइल किया जा सकता है, इसको प्यारा बनाया जा सकता है, इसकी अपीयरेंस को और अच्छा किया जा सकता है। CSS allows web developer to control the colors, font, layout and overall design of HTML element, separating the content from the presentation। CSS क्या करती है, ये जो आपका वेब पेज है, इसके जो मुख्तलिफ यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक जितना कंटेंट है इसके अंदर, इसको आप कोई भी कलर देना चाहें, कोई फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहें, कोई बोल्ड करना चाहें, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं ये CSS देती है। CSS ऑफर वेरियस प्रॉपर्टीज़ एंड सेलेक्टर टू अप्लाई स्टाइल टू स्पेसिफिक एलिमेंट, enabling responsive design that automatically adjusts to different screens, size and devices। CSS की ये भी खूबसूरती है कि इस तरह हमारे डिज़ाइन को या हमारा लेआउट है उसको बनाती है कि हम जो अपनी वेबसाइट बेशक मोबाइल के ऊपर खोलें, बेशक लैपटॉप पे खोलें, टैबलेट पे खोलें, कहीं पे भी खोलें, वो आपको एक उसका अच्छा व्यू नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब ये वेबसाइट हमने वेब पेज बनाया, लेकिन इसके अंदर सिर्फ HTML, अगर इसका हम ये मोबाइल पे देखें तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगी। ये आप देख रहे हैं, ऐसे ये मोबाइल के ऊपर नज़र आ रही है। मोबाइल पे इसके ऊपर ये वाला व्यू है, और जब वेबसाइट पे हम देखते हैं तो कुछ इस तरह नज़र आती है। ठीक है, Basic structure of CSS। The basic structure of CSS is essential for applying style to HTML element effectively। जिस तरह हमने HTML का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसका जो पेज होता है HTML का, वो स्टार्ट HTML से होता है, उसके अंदर हेड सेक्शन भी होता है, टाइटल सेक्शन भी होता है ये वाला, फिर बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम हेडिंग ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह CSS का भी एक स्ट्रक्चर होता है। CSS is composed of rules that consist of selector and declaration। CSS जो ये रूल होते हैं जो पे बन रहे होते हैं, कंपोज हो रहे होते हैं सेलेक्टर और डिक्लेरेशन पे। किन दो चीज़ों के ऊपर ये मुश्तमिल होते हैं, सेलेक्टर और डिक्लेरेशन। सेलेक्टर क्या होता है? सेलेक्टर स्पेसिफाई विद HTML एलिमेंट द स्टाइल विल अप्लाई टू। सेलेक्टर से हमें पता चलता है कि ये CSS का स्टाइल अपने किस के ऊपर अप्लाई करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास देखें, यहाँ पे H1 है, P भी है, H2 भी है, H3 भी है। ठीक है, ये क्या है? ये सेलेक्टर्स हैं। तो सेलेक्टर्स जो होते हैं ये HTML के एलिमेंट्स होते हैं, वाइल डिक्लेरेशन डिफाइन द स्पेसिफिक स्टाइल टू बी अप्लाइड। जो इस सेलेक्टर के लिए हम स्टाइल लिखते हैं उसको डिक्लेरेशन कहते हैं। ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरह ये डिक्लेरेशन होता है और सेलेक्टर क्या होता है मज़ीद डिटेल के साथ। जो डिक्लेरेशन होते हैं इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये उनकी फिर उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ के हिसाब से जो हमारा डिज़ाइन है वो चेंज होता रहता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो HTML एलिमेंट हैं उनके लिए उनको सेलेक्टर्स कहते हैं, और उनके ऊपर जो CSS के रूल्स अप्लाई होते हैं उनको डिक्लेरेशन कहते हैं। हर रूल की अपनी एक वैल्यू होती है। तो ये लिखा हुआ है कि सेलेक्टर स्पेसिफाई विच HTML एलिमेंट
टू द स्टाइल विल अप्लाई टू, किस सेलेक्टर के ऊपर जो सेलेक्टर है H1 P H2 H3 P इमेज किसके ऊपर जो है CSS का रूल अप्लाई होगा। जो रूल अप्लाई होगा उसको डिक्लेरेशन कहते हैं। हर रूल की एक अपनी वैल्यू होती है। ठीक समझ आ गई आपको। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CSS, सेलेक्टर जो होते हैं इस तरह लिखते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है जिस तरह हमने पढ़ा था HTML का, कि उसके स्टार्ट में HTML होता है, हेड सेक्शन होता है, बॉडी होती है। तो ये सारे HTML के सेक्शन है और ये स्ट्रक्चर है HTML का। इसी तरह CSS का भी एक स्ट्रक्चर होता है, यानी हमने ये सेलेक्टर होता है, यहाँ पे हमने लिखना होता है कि आपने ये स्टाइल किसके ऊपर अप्लाई करना है, H1 के ऊपर अप्लाई करना है, ये जो H1 है, या H2 पे करना है, या P के ऊपर करना है, या किसी और चीज़ के ऊपर अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर करना है, ऑर्डर लिस्ट के ऊपर करना है, किसके ऊपर अप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखते हैं। फिर आगे आती है प्रॉपर्टी, यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है CSS की, फिर आगे इसकी एक वैल्यू होती है। यहाँ तक आपको समझ आई। आगे इसको और पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको ये सेलेक्टर और डिक्लेरेशन वाली बात समझ आ जाएगी। For example, a simple CSS rule can changes the color and size of all heading on a web page। एक सिंपल HTML CSS का जो रूल है वो आपके पेज का कलर भी चेंज कर सकता है, उसका साइज़ फ़ॉन्ट का वो भी चेंज कर सकता है। कैसे? H1 कलर, ये देखें H1 एक सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर है, फिर आगे ये ब्रैकेट्स आ गई। इस ब्रैकेट के अंदर ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कलर, और उसकी कलर की वैल्यू क्या है, रेड। फिर इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट साइज़। ये फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल, PX से स्टैंड फॉर होता है पिक्सल, यानी H1 जो है उसको आपने कलर रेड करना है और फ़ॉन्ट साइज़ उसका 24 पिक्सल करना है। इस एग्जांपल के हमने देखा कि CSS रूल जो है वो टारगेट कर रहा है ऑल H1, वेब के ऊपर जितने भी H1 हैं उन सब के ऊपर ये H1 अप्लाई हो जाएगा। और H1 के अंदर हमने क्या CSS की प्रॉपर्टी लिखी है, एक कलर की लिखी है और एक फ़ॉन्ट साइज़ की लिखी है। कलर हमने रेड रखा है, फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल रखा है। सेटिंग द टेक्स्ट कलर टू रेड एंड फ़ॉन्ट साइज़ टू 24 पिक्सल। अब जैसे ये हमारा पेज है, इसके ऊपर हमारा एक ही H1 है, ये वाला, ठीक है। तो अब इस एक H1 को हम किस तरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये इसको अगर हमने कलर करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये मेन टाइटल है हमारा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको कमेंट बंद कर दिया। अब देखें ये मेरे पास मेन टाइटल है, ये H1 की हेडिंग है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि सेलेक्टर जो है ये वाला H1 सेलेक्टर हम यहाँ पे लिखते हैं, H1 सेलेक्टर, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया और जितना हमारे पास H1 है उसका कलर एक येलो हो रहा है। ये येलो इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको कलर येलो लिखा है। अगर इसको मैं रेड लिखूँ, रेड लिखता हूँ तो ये कलर रेड हो जाएगा, देखें। तो मतलब जो भी आप चीज़ यहाँ पे कलर लिखते हैं। एक और प्रॉपर्टी हमने भी लिखी थी फ़ॉन्ट साइज़ की। फ़ॉन्ट साइज़ इसका पहले ही बड़ा है और 24 पिक्सल करके देखते हैं बड़ा होता है या और छोटा हो जाएगा। तो ये देखें छोटा हो गया 24 पिक्सल, तो इसको हम 54 पिक्सल करते हैं तो ये देखें कितना बड़ा हो गया। इस तरह हम इसको 84 पिक्सल करते हैं तो ये और बड़ा हो गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारी स्टाइल जो है उस पर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का स्टाइल लगाना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ये किस तरह हम जो अपना वेब पेज है उसको स्टाइल कर सकते हैं। मैंने वो स्टाइल जो यहाँ पे रिमूव कर दिए, कमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे स्टाइल ख़त्म हो गया। तो आपने देखा कि हमने पढ़ा था कमेंट्स होते हैं जहाँ पे अप्लाई हो, बेशक वो CSS के ऊपर हो या HTML के ऊपर हो, उसका इफ़ेक्ट नहीं होता जब हम उसको कमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा स्टाइल था, इसको हमने कमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो उम्मीद अब आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरह ये हमारा सेलेक्टर होता है, ये हमारा सेलेक्टर होता है और ये इसकी डिक्लेरेशन होती हैं। ये डिक्लेरेशन है और ये इसकी वैल्यू है।
इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं और इसकी प्रॉपर्टी को वैल्यू भी कहते हैं, इसको वैल्यू कहते हैं। H1 सेलेक्टर है, कलर प्रॉपर्टी है और रेड वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि इंटीग्रेटिंग CSS इन HTML। जो हमारी CSS है इसको हम अपने HTML के अंदर 3 तरीक़ों से इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी हम अपना जो स्टाइल है वो 3 तरह से HTML के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके 3 तरीके होते हैं, एक होता है इनलाइन स्टाइल, दूसरा होता है इंटरनल स्टाइल, तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस CSS कितनी तरह से HTML के अंदर इंटीग्रेट की जा सकती है, इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल। तो सबसे पहले देखते हैं इनलाइन स्टाइल क्या होता है। Inline style, this method involved adding CSS directly to individual element using the style attribute, for example H1 style color blue hello world H1। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर एक हेडिंग है H1 की, उसका टैग है और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है। हमने उसके अंदर स्टाइल सिर्फ उस H1 को स्टाइल करना है, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये मेरे पास ये H1 है, इसको हमने स्टाइल करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास पहले ही मैंने इसको लिख के रखा हुआ है ताकि हमें दोबारा लिखना ना पड़े, कोड या वीडियो लंबी हो जाती है। ये मेरे पास H1 एक टैग है, हेडिंग है, ठीक है। H1 HTML टैग है, इसके अंदर मैंने इनलाइन स्टाइल लगाया है। क्या लगाया है? इनलाइन स्टाइल, यानी ये लाइन लिखी हुई थी, इसके अंदर ही मैंने इसको स्टाइल दे दी। अब स्टाइल मैंने इसको क्या दिया है, स्टाइल लिख के आगे कलर कौन सा लिखा है, ब्लू। तो अब ये जो मेरा H1 है इसको ब्लू हो जाना चाहिए। इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये ब्लू हो गया। रिफ़्रेश आप यहाँ से भी कर सकते हैं और F5 बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं। ये होती है, इस तरह की जो स्टाइलिंग होती है उसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल। ठीक इसी तरह मैं ये स्टाइल अगर किसी और एलिमेंट के ऊपर करना चाहता हूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं H2 के ऊपर करना चाहता हूँ, तो मैं H2 को भी यहाँ पे ये कर दिया और H2 भी मेरा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये देखें H2 भी ब्लू हो गया। मैं चाहता हूँ H2 जो है इसका कोई और कलर होना चाहिए, इसको मैं रेड कर देता हूँ, तो ये H2 जो है हमारा अब रेड हो जाएगा। इस तरह आप हर एलिमेंट जो होता है उसको आप अलग कलर, अलग स्टाइल दे सकते हैं। इसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल। तो चेंजेस द कलर ऑफ द हेडिंग टू ब्लू, ये हमने देख लिया कि कलर का, हेडिंग का जो कलर है ब्लू कर देती है। इनलाइन स्टाइल कैन मेक कोड क्लटर्ड एंड लेस मेंटेनेबल। इस तरह का जो कोड आप इनलाइन स्टाइल कहते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर देखें अब ये इतने, अगर फॉर एग्जांपल ये P है 2 3 4 5 6 7 P अगर मैंने लिखे हुए, छोटा सा वेब पेज है, को बड़ा सा वेब पेज है, उसके अंदर 100 के हिसाब से पैराग्राफ हों, तो मैं हर किसी के लिए अलग अलग स्टाइल लिखूँगा? नहीं, उसके लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा ताकि मेरा टाइम बच सके और मैं एक जगह पे चेंज करूँ, जितने पैराग्राफ हैं वो सारे चेंज हो जाएँ। वो कैसे होंगे वो हम आगे चल के देखेंगे। फिर आता है इंटरनल स्टाइल। CSS can also be included in the head section of an HTML document using the style tag. This method allow you to define style for the entire page without affecting other। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल स्टाइल होता है हम CSS ऐड कर सकते हैं, वो हम एक जगह पे लिखते हैं। जैसे हमने पीछे बात की थी कि एक जगह पे स्टाइल चेंज हो तो पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है, उस वेबसाइट के पेज के ऊपर जहाँ पे। ये कैसे होता है, ये फॉर एग्जांपल ये आपका स्ट्रक्चर है मेन, इसके अंदर हेड सेक्शन के अंदर आपने ये स्टाइल एक टैग ऐड करना है और स्टाइल उसको एंड करना है। ये पेड टैग है, स्टाइल स्टार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये एंड होता है। अब यहाँ पे मैंने ये इसके अंदर एक सिलेक्टर लिखा है H1, उसकी प्रॉपर्टी कलर और रेड कर दिए। यहाँ से मैं जो H1 स्टाइल इसको ब्लू किया हुआ था इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको फ्रेश करता हूँ, ये देखें अब ब्लू है, तो ये मेरा H1 क्या हो गया, रेड हो गया। इसी तरह अब मैं H1 की जगह कहता हूँ कि मेरे जो P हैं, P वेबसाइट के ऊपर कितने हमारे पास P हैं, एक ये P है, एक ये P है, एक ये पैराग्राफ, कितने सारे हैं। अब मैंने किसी एक पे भी साथ भी नहीं लिखा स्टाइल, देखे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना स्टाइल कलर रेड, मैंने साथ किसी के नहीं लिखा स्टाइल, सिर्फ एक जगह पे यहाँ पे लिख दिया P स्टाइल। अब जितने पैराग्राफ हैं वो सब के सब रेड हो जाएंगे। ये देखें ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया। ये तो ये क्यों रेड हो गए हैं,
क्योंकि मैंने इंटरनल स्टाइल अप्लाई किया। इंटरनल स्टाइल का मतलब होता है आपने ये जो हेड सेक्शन है वहाँ पे स्टाइल लिखेंगे तो वो जो भी आपने सिलेक्टर लिखा होता है उसके ऊपर वो अप्लाई हो जाता है। इन लाइन और इंटरनल में आपको समझ आया। इन लाइन इस तरह होता है, सिर्फ एक लाइन जो टैग लिखा होता है उसी के ऊपर अप्लाई होता है, और जो इंटरनल होता है इसके अंदर आप सिर्फ जितने आपके एलिमेंट हैं सब पे कर सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये आपने पी पे किया ना, इससे नीचे आप जो है वो किसी और एलिमेंट पे भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ H3 जो है मेरा, उसके लिए कलर कर दें आप ब्राउन कर दें। तो ये कलर मैं इसका ब्राउन कर रहा हूँ। H3 जो है मेरा, इसको कलर ब्राउन कर दें। तो ये क्या हो गया, कलर मेरा ब्राउन हो गया, देखा कलर चेंज हो गया। तो ये आप इंटरनल में आप मुख्तलिफ एलिमेंट जो हैं उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, और एक जो भी अप्लाई होगा जितने H3 आएंगे वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये इंटरनल का फ़ायदा होता है। फिर एक और स्टाइल होता है, एक तरीक़ाकार होता है स्टाइल को इम्प्लीमेंट करने का, उसको कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल। External, the most efficient method for larger project is to use an external CSS file which is linked to the HTML document with the link tag in the head section। ये जो एक्सटर्नल टैग होता है, ये लिंक एक टैग होता है, उसके ज़रिए से हम ऐड करते हैं, इसकी फ़ाइल अलग से बनाई जाती है। ये जो स्टाइल लिखा था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला स्टाइल भी यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें हमारा पेज बिल्कुल उसी तरह हो गया पहले जिस तरह, जिसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ हुआ। अब हमने स्टाइल अप्लाई करना है एक्सटर्नल स्टाइल। यहाँ पे क्या कहता है एक्सटर्नल स्टाइल, एक अलग CSS की फ़ाइल बनाई जाती है। वो CSS की फ़ाइल कैसे बनाते हैं, आपने यहाँ पे कंट्रोल में जाना है, न्यू फाइल करना है, यहाँ पे फ़ाइल का नाम लिख लें, कुछ भी लिख लें। मैं कहता हूँ न्यू फाइल, फिर मैं इसको क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे न्यू फाइल है, इसको .css कर दूँगा। जैसे हमने HTML की फ़ाइल क्रिएट करते तो HTML लिखते थे, इस तरह CSS की जब फाइल आपने क्रिएट करना है तो उसके आखिर में CSS लिखना है। इस तरह आप एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं CSS की। अब मैंने फ़ाइल एक पहले से क्रिएट की हुई है, उसका नाम मैंने रखा हुआ है एक्सटर्नल। तो सबसे पहले लिंक वाला टैग ऐड किस तरह होता है, यहाँ पे आपने लिंक लिखना होता है। इस तरह करके लिंक लिखते हैं, ये मैंने ऊपर ऐड की हुई है सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा था। ये लिंक, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं REL, ये बताता है कि ये हमारे पास स्टाइल शीट है। क्या है ये, किस चीज़ को हमने लिंक किया है, इस पेज के लिए एक स्टाइल शीट को लिंक किया, और उस स्टाइल शीट का लिंक क्या है, नाम क्या है, external.css। ये फाइल है external.css, ठीक है। ये मैंने पहले से क्रिएट करके इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये external.css यहाँ पे फ़ाइल ऐड होती है। ये एट्रीब्यूट बताता है कि ये हमारे पास हमने CSS फाइल ऐड कर रहे हैं, और ये href हरीफ ये बताता है कि ये लिंक देता है हमें कि ये आपकी फ़ाइल है वो कहाँ पे पड़ी है, उसका लिंक या नाम ऐड करें। तो मेरी फ़ाइल का नाम है एक्सटर्नल है और उसकी एक्सटेंशन क्या है .css। इस तरह ये मैंने फ़ाइल ऐड कर दी है। अब ये मैंने फ़ाइल ऐड कर दी है, यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये क्या हो गया, पेज एक बैकग्राउंड इमेज आ गई है, ठीक है। तो काफ़ी एक में चेंज आई है। अब अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट किया तो ये मेरा स्टाइल सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इंटरनल स्टाइल पढ़ रहे थे, तो इस तरह हम इंटरनल 3 तरह के स्टाइल लगा सकते हैं। एक ये एक्सटर्नल स्टाइल, इसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल, और यहाँ पे जो अप्लाई होता है उसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल, और यहाँ पे जो होता है इसको कहते हैं इंटरनल स्टाइल। स्टाइलिंग HTML एलिमेंट विद फ़ॉन्ट कलर बैकग्राउंड एंड स्टाइलिंग फ़ॉन्ट। HTML के जो एलिमेंट हैं उसको हम फ़ॉन्ट कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड को स्टाइल कर सकते हैं। यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज यूजिंग CSS। ये जो हमारा वेब पेज है इसकी अपीयरेंस हम चेंज कर सकते हैं CSS के ज़रिए से। ये बात अब आपको पता चल गई होगी। दिस इंक्लूड चेंजिंग द फ़ॉन्ट फैमिली, साइज़, वेट एंड स्टाइल। यानी कि जो हमारे पास फ़ॉन्ट लिखा हुआ है इसके हम फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं यानी उसको मोटा कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टाइलिंग फ़ॉन्ट इज़ हाउ यू कैन स्टाइल द फ़ॉन्ट ऑफ ए पैराग्राफ। किस तरह आप एक पैराग्राफ जो है उसको
स्टाइल जो फ़ॉन्ट जो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कोड लिखा हुआ है पी, ये मेरे पास एक कोड है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने ये फ़ॉन्ट अप्लाई करना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इस सब को मैं एक दफ़ा कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास पी एक सिलेक्टर है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। मैंने कहा जो मेरी पी वाली चीज़ें हैं, पी वाला पैराग्राफ होगा जहाँ भी, उसका स्टाइल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे आपने इस लिंक स्टाइल को पहले अनकमेंट कर देना है, ताकि मैंने उसको किया था हुआ नहीं। अब ये लिंक स्टाइल ऐड हो गया, शीट स्टाइल शीट हमने ऐड कर दी, और ये स्टाइल पी के ऊपर कौन सा अप्लाई होना हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये चेंज हो गया, पी वाले सारे चेंज हो गए, ठीक है। अगर मैं इसको कलर कर दूँ कोई और कलर तो और आसानी हो जाएगी। कलर इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्लू वायलेट कर देता हूँ। तो अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, तो ये कलर हमारे जो जितना वो सारा चेंज हो गया। इस तरह हम अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। और ये फ़ॉन्ट स्टाइल होता है इटैलिक, आपने फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरह का रखना है, ठीक है। अब ये इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल में आ रहा है। इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या होता है कि अभी मैं इसको निकालता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इटैलिक किस तरह होता है। इसको मैंने निकाल दिया, और यहाँ पे अभी आपने इसको गौर करना है कि इनका स्टाइल कैसे चेंज होता है, ठीक है। अब थोड़े से जो लेटर हैं वो सीधे हो गए हैं, इटैलिक में थोड़े से टेढ़े होते हैं। तो ये इसको ऐड कर दिया, ये इसके स्टाइल में दोबारा देखें फ़र्क नज़र आया आपको। इसी तरह ये फ़ॉन्ट बोल्ड है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पे आपने देखना ये जो इतने सारे ये बोल्ड हैं, लेकिन अब ये थोड़े पतले हो जाएंगे, देखें पतले हो गए हैं। तो ये क्या, ये प्रॉपर्टी है, ये फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देती है फ़ॉन्ट वेट। फिर आता है फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पे 16 लिखा, मैं इसको 26 कर देता हूँ। तो ये अब देखें इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 16 से 26 किया, अब ये देखें बड़ा हो गया। वापस इसको 16 कर देते हैं। ये फ़ॉन्ट फैमिली होती है, ये क्या इसने यहाँ पे 2 फैमिलीज़ लिखी हुई हैं। अगर ये फैमिली नहीं है तो आप ये वाली फैमिली ऐड कर दें। फैमिली भी जो है हर फ़ॉन्ट की अपनी अपनी होती है, तो ये भी हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो कह रहा है कि ये स्टाइल फ़ॉन्ट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर। फिर अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, छोटा बड़ा करता है, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देता है उसको, फ़ॉन्ट स्टाइल जो है उसको इटैलिक कर देता है। एक फ़ॉन्ट स्टाइल और भी होता है, उसको कहते हैं कि अंडरलाइन कर देता है। ये पता नहीं यहाँ पे अप्लाई होता है या नहीं, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अप्लाई नहीं हुआ। बहरहाल एक फ़ॉन्ट स्टाइल अंडरलाइन भी होता है, वो भी काम करता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, स्टाइलिंग बैकग्राउंड। CSS इज़ अ लैंग्वेज यूज्ड टू स्टाइल वेब पेज। CSS जो है ये वेब पेज को स्टाइल करती है। वन ऑफ द फन दैट वी कैन डू विद CSS, ये CSS बड़ी मज़े की चीज़ है। हम अपना पेज जो है उसको हम किसी तरह का भी कलर कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। देखा हमने कि फ़ॉन्ट साइज़, कोई भी हेडिंग हमें सिंगल हेडिंग बड़ी करनी है वो कर सकते हैं, पूरे के सारे पेज की हर चीज़ को बड़ा करना है वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। अब आप देखिए ये हमारा पेज है, इसका बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड एक कलर CSS की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं बैकग्राउंड। तो ये बॉडी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी CSS के अंदर, ये बॉडी मेरा एक सिलेक्टर है। बॉडी का मतलब है यहाँ जो HTML आपका पेज है, बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से इधर से लेके इधर तक, इसके अंदर जितनी चीज़ें आ रही हैं उन सब के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। और ये यहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई होगा, कैसे होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है मेरा ब्लू हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दें, तो बैकग्राउंड ब्लू कैसे होगा, इस कलर को मैं कमेंट से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे कलर एक्वा लिखा है तो ब्लू कर देते हैं, ताकि हमने बस देखना है कि सही हुआ या नहीं हुआ। अब चेक करें,
ये कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। हम तो वैसे समझाने के ही बताया, इसको कुछ भी जो भी आपको कलर पसंद हो आप बैकग्राउंड पे ऐड कर सकते हैं। ये कलर ऐड कर दिया। फिर इसी तरह आप जो है एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं इमेज। यू कैन सेट एन इमेज एट द बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज। ये जो आप यहाँ पे आपने बैकग्राउंड पे कलर चेंज किया ना, आप बैकग्राउंड पे कोई इमेज भी लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगेगी, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं बैकग्राउंड इमेज। तो ये कैसे काम करती है, इसको आपने यहाँ पे ये बैकग्राउंड इमेज लिखा हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से कट करके यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ये आपको पता है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी लिखी है ये क्यों नहीं काम कर रही, क्योंकि ये कमेंट के अंदर आ गई हैं, इसलिए नहीं काम। मैं इनको कमेंट से बाहर लेके जाता हूँ तो ये काम करने लग जाती हैं। अब मैं बैकग्राउंड देखता हूँ हमारी इमेज ऐड हुई या नहीं हुई। देखें ये इमेज ऐड हो गई है हमारी एक बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं और URL का मतलब होता है उस इमेज का लिंक क्या है। तो मेरे पास ये लिंक है उसका background.jpg, ये इमेज की फ़ाइल नेम है और ये इसकी एक्सटेंशन है। यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया तो ये इमेज ऐड हो जाती है। आप भी के पास भी जो भी इमेज पड़ी हो उसका नाम पूरा आपने लिखना है, उसके साथ उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे तो इमेज आपके पास ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट की। उससे क्या होता है कि आपकी जो इमेज लगी होती है वो रिपीट नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये मेरे से पास एक प्रॉपर्टी है, इसको मैंने नो रिपीट किया। अब देखें ये इमेज है मेरे पास, इसको अगर मैं पेज को नीचे करता हूँ ये इमेज सिर्फ यहाँ तक आई हुई है, यहाँ तक है, इससे नीचे नहीं है। तो नीचे कैसे अप्लाई होगी, इसके लिए होती है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट की। बैकग्राउंड रिपीट है, ये नो रिपीट का मतलब होता है रिपीट नहीं करनी, ये रिपीट है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब ये पूरे पेज पे आ गई। ये देखें पहले ये सिर्फ यहाँ पे ख़त्म होती थी इमेज, अब उससे आगे फिर रिपीट होने लगी, नीचे फिर आ गई इमेज। इसको कहते हैं बैकग्राउंड रिपीट। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। आपकी जो इमेज है उसका आप पोजीशन भी कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसी तरह CSS की एक प्रॉपर्टी होती है ये बैकग्राउंड पोजीशन। ये आप इस तरह लिखेंगे स्टाइल शीट के अंदर बैकग्राउंड पोजीशन, आगे सेंटर उसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो ये देखें अब इमेज सेंटर में आ जाएगी। इमेज क्या हो गई है, सेंटर में आ गई है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा। तो मैं इसको नो रिपीट ऐड कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें ऊपर भी इतनी जगह खाली है, नीचे भी जगह खाली है, इमेज हमारी सेंटर में आ गई है। देख रहे हैं, इसको कहते हैं बैकग्राउंड सेंटर प्रॉपर्टी। फिर एक प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी। साइज़ प्रॉपर्टी आप जैसे ये देखें इमेज सिर्फ हमारे सेंटर में आ रही है, हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड साइज़ की जो है हमारी इमेज उसको हम बैकग्राउंड साइज़ को हम कवर कर देते हैं। कवर का मतलब होता है जितना भी पेज है उस सारे के ऊपर एक दफ़ा इमेज आ जाए। ये देखें रिफ्रेश किया, अब ये इमेज पूरे पेज पे आ गई, रिपीट भी नहीं हो रही। पहले क्या होता था यहाँ पे इमेज आधी ख़त्म होती थी, नीचे नहीं आती थी। फिर हमने क्या किया, इसको सेंटर कर दिया, फिर ऊपर से भी रह जाती है, नीचे से भी रह जाती है। बैकग्राउंड पोजीशन जब हमने ऐड किया तो उसने क्या किया, हमारी इमेज को पूरे पेज के ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह इमेज ज़्यादा अच्छी भी लग रही है कि इमेज रिपीट नहीं हो रही। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई किस तरह हम अपना जो पेज है उसको स्टाइल कर सकते हैं। हमने स्टाइल शीट बना के मैंने आपको दिखाया भी है, तो आप ख़ुद से जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।